शुरू महक, कृति, कशिश और कृति, शुरू, कशिश कब भर रहे हो बेटा फॉर्म नीट का? मैम मैम मैंने भर दिया है। अच्छा, ये कौन था मैम? मैंने क्या सुना नहीं मैंने। मैम मैंने बोला क्या बोला बेटा? कि मैंने भर दिया है। भर दिया है? यो ओके। मैम। किसी के साथ पीडीएफ शेयर करा है किसी टीचर के साथ? मैम मुझे कोमल मैम ने बोला था ना, पर मेरे घर पे ना शादी लगी हुई है ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है भेजने को। तो मैंने मैम को बोला था मैं भेज दूंगी थोड़े दिनों में, मतलब कल तक भेज दूंगी। ठीक है, नहीं तो मेरे को भेज दो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। यो तो जिसको टाइम लगे उसको भेज दियो, बस किसी एक को भेज दियो। वो इसलिए है, मैं बता देती हूँ रीजन क्या है उसका। जब काउंसलिंग होती है ना, तो रोल नंबर जिसका होता है उसका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं काउंसलिंग उस हिसाब से, और स्कॉलरशिप में कौन कौन अप्लाई हो सकता है उसकी डिटेल से हम मैच कर लेते हैं, तो इसलिए वो फॉर्म हमारे काम आता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर कनेक्ट करने में, एक एक डॉक्यूमेंट मंगाना पड़ता है। तो आपका फॉर्म हमारे काउंसलिंग के टाइम पे बहुत काम आता है मदद करने में, ठीक है। तो इसलिए आपसे फॉर्म मांग रहे हैं कि अपना पीडीएफ भेज देना, राइट। इसको कंफ्यूजन होगी तो चेक पूछ लेना। ओके जी, सुनो टाइम लगेगा बेटा, मेरे को भेज दियो नहीं तो मैम को भेज दियो, जैसे देखो ठीक लगे। ओके मैम मैं आज रात को ही भेज देती हूँ। ठीक है बेटा। किसकी शादी लगी है? मैम मेरी बुआ की है। तू तो मस्त लड्डू खा रही होगी फिर, है? मैम बहुत बुरी हालत हो गई इधर, मेरे को फीवर हो गया है। तेरे को फीवर क्यों हो जाता है? अरे वाह। चल कोई बात नहीं, सुन लड्डू मेरे को भेजते फिर मैं खा लूंगी। मैम फोटो भेज दूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, फोटो भेज दियो है ना, बताऊंगी मैं तो, थप्पड़ भेजूंगी मेरे को, रुक जरा। चलो जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। देख बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ में ए बायोजेनेसिस, पास्चर का कॉन्सेप्ट, ओपेरन हेल्डेन का कॉन्सेप्ट कर लिया ये वाला हमने। यस मैम। ह्यूमन इवोल्यूशन कर लिया। यस मैम। बहुत। लेमार्क का कॉन्सेप्ट, डार्विन का कॉन्सेप्ट कर लिया। यस मैम। जियोलॉजिकल टाइम स्केल रहता है वो अभी नहीं करा रही, ठीक है। आज मैं जो तुम्हें कराना चाहती हूँ वो कराना चाहती हूँ टर्मिनोलॉजीज, और एक मैं तुमको हार्डी विंबर का लॉ इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें हो जाएगी फिर तुम भाग जाना। डन? यस मैम। घंटे की क्लास लेके 15 मिनट की ब्रेक से अच्छा मैं तुमको कंटिन्यूस करा देती हूँ, जैसे ही खत्म होगा उसी टाइम रिलीज कर दूंगी, ठीक है। अगर थक जाओगे तो मुझे बता देना, ओके। यस मैम। चलो आ जाओ। देखो ये सारी टर्म करनी है, एंड में सारी टर्म को दोबारा आके देखेंगे, सारी डन हो जाएगी, कुछ नहीं दिक्कत है, बहुत इजी है। जहां कंफ्यूजन होती है ना, आज कंफ्यूजन वाला सारा सारा स्यापा ही खत्म करते हैं, ठीक है। चलो पहले तो दो चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल क्या होते हैं? किसी के भी डेड रिमेन्स, जैसे डायनासोर की हड्डियां रह गई है ना, कोई प्लांट का पत्थर के ऊपर इम्प्रिंट रह गया, कि पत्थर के ऊपर एक लीफ ऐसे गिरा हुआ है, लीफ तो डिग्रेड हो गया, ऑर्गेनिक मैटर था, लेकिन उसका प्रिंट इसके ऊपर रहेगा, तो तुम्हें पत्थर के ऊपर ऐसे निशान बने हुए दिखेंगे इसके, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉसिल। तो इन फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं डॉक्टर होते हैं, है ना, एमबीबीएस करने के बाद, तो वैसे ही फॉसिल्स की जो स्टडी करते हैं उनको पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ द फॉसिल, जो भी इसको स्टडी करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं, स्टडी को कहते हैं, ठीक है। लॉजी मतलब स्टडी होता है। अब आपको इसके बारे में दो चीजें जाननी है। देखो आप लोगों ने क्लासेस ऑर्डर करे होंगे, इफ यू रिमेम्बर, मेरे को बता सकते हो पाइसिस से किसका जन्म मिला था? मछली से। मछली से कौन पैदा होता है? एम्फीबियंस, एम्फीबियन से। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ने दो ओरिजिन्स दिए थे, एक दिया था एव्स एंड मैमल्स। और एक दिया था मैमल्स को, है ना। चलो ये वाली बात तो सबको एकदम क्लियर है, राइट। अब देखो, एक होता है कनेक्टिंग लिंक जो लोगों को जोड़ रहा है, ये कनेक्टिंग लिंक, और एक होता है मिसिंग लिंक। या मिसिंग से पता चल रहा है ना तुमको खो गया। तो मिसिंग लिंक इज समथिंग जो कभी एग्जिस्ट करता था लेकिन नाउ इज डेड, अब डेड है, अब नहीं मिलेगा तुमको इसका कोई एग्जांपल। कनेक्टिंग लिंक इन समथिंग जो अभी भी लिविंग है और दो लोगों को जोड़ रहा है। इतनी बात क्लियर? यस मैम। देख, अब जो रेप्टाइल्स थे ना, रेप्टाइल तो लैंड के ऊपर रहते थे, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। कुछ फुजोरियल भी है, मिट्टी में घुस के रहते हैं। तो जो रेप्टाइल्स है उनसे एव्स का जन्म हुआ जो हवा में उड़ सकते हैं। तो इनके बीच में भी एक ऑर्गेनिज्म आया है, बहुत सारे आए हैं लेकिन हम मेन को पढ़ते हैं। एक ऑर्गेनिज्म आया है जो अब नहीं मिलता लेकिन कभी पहले मिलता था, जिसके पास रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे और एव्स के भी कैरेक्टर थे। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि एक दिन सांप सोया अगले दिन वो पंछी बन गया, मजाक थोड़ी है। कभी स्नेक होगा, स्नेक में आगे डेवलपमेंट हुई है, धीरे धीरे करके एव्स में चेंज हुए,
तो धीरे धीरे चेंज आता है, राइट। सो रेप्टाइल से एप्स में जो चेंज आने वाली बीच में एक ऑर्गेनिज्म है, वो अब मिलता नहीं है। मिलता नहीं है तो क्या बोलूं, कलेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक, शाबाश। और इस मिसिंग लिंक का नाम है आर्क्योटेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अब हम कहते हैं मछलियां पानी में रहती है, समुद्र में बहुत कंपटीशन बड़ा होगा, तभी कोई मछली बाहर आई होगी, हरब्बा उसको धूप लगी होगी, वापस भाग गई होगी, लेकिन फिर बाहर निकली होगी, मजे तो आए थे, फिर वापस गई होगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे मछली ने अपने फिन्स को डेवलप कर लिया लिम्स में। तुम्हारी बाजू है, कभी यहाँ पे मछली के फिन्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर लिम्स बने हैं। तो पाइसे से एम्फीबियन का जन्म हुआ, यानी कि बीच में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आया होगा ना जो मछली जैसा भी था और थोड़ा थोड़ा एम्फीबियन जैसा भी था, और वो ऑर्गेनिज्म कहीं पे अभी भी मिल जाता है कभी कभार। तो अगर वो कभी कभार कोई इसका लिविंग फॉसिल हमें मिलता है, देन उसको मैं क्या बोलूं, कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक। एग्जांपल, Coelacanth. सीलोकैंथ। रिवाइज करके आया प्रियांश? No, ma'am. ऐसी याद है? Yes, ma'am. क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात है। तो ये है सीलोकैंथिस का एग्जांपल। अब इसको पढ़ ले सेम बात को। देख बेटा, ये इम्प्रिंट है आर्क्योपेटेरिक्स का, ठीक है। पंछी जैसा है, क्यों? क्योंकि इसके पास बीक है, दिख रही है तुमको, और इसके पास अगर ध्यान से देखो तो यहाँ ये इसके फेदर्स है, इसके जो विंग्स होते हैं बेसिकली वो है, दिख रहे? इम्प्रिंट है इसका। तो ये बर्ड जैसा करेक्टर हो गया। एम्फीबियन जैसा करेक्टर क्या है कि इसके जो बीक होते हैं उसमें दांत होते हैं। अब जो पंछी होते हैं उनके बीक में दांत थोड़ी होते हैं, लेकिन आर्क्योपेटेरिक्स के बीच में दांत थे, तो अगर तुम इसके पास उंगली लाते तो ये तुम्हें दंदी मार देता, है ना। और इसकी जो हड्डियां होती है वो न्यूमेटिक नहीं होती, न्यूमेटिक मतलब खोखली हड्डियां, इसकी खोखली हड्डियां नहीं थी, तो ये ज्यादा तो नहीं उड़ पाता होगा, जहां तक अगर हम इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाए तो, पर कोई ना, इतना दिमाग लगाना भी नहीं है क्या। तो इसकी खोखली हड्डियां नहीं थी, तो थोड़ा रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया और थोड़ा बर्ड वाला कैरेक्टर हो गया, राइट। ये कैरेक्टर को हम कंपेयर भी कर लेते हैं कि रेप्टाइल और बर्ड वाले दो फीचर होते हैं आर्क्योपेटेरिक्स के पास। बर्ड वाला क्या है कि उसके पास बीक है और विंग है, ये तो सिंपल है। रेप्टाइल वाला क्या है, उसकी बीक में टीथ है, उसके फिंगर में क्लॉज है, वो होल्ड कर सकता है चीजों को, ठीक है। और उसकी बोन नॉन न्यूमेटिक होती है, मतलब उनके सेंटर में होल नहीं होता, खोखली नहीं होती, राइट। सो दिस इज द फीचर ऑफ आर्क्योपेटेरिक्स। इतना क्लियर? यस मैम। अब सीलोकैन दिखा दूं, मछली, ये देखो ये फिश है, इसमें इसमें एम्फीबियन वाला कैरेक्टर क्या है? देखो, जब हम मछली बनाते हैं ना, कोई भी मछली ऐसे बचपन से बनाते आ रहे हैं जो हम, तो हम उसके जो फिन बनाते थे हम ऐसे ही बना देते थे, उसके साथ ही निकले हैं बॉडी से, ऐसे ही बनाते थे। लेकिन अगर बेटे इसमें ध्यान से देखेगा तो ये देख, इतना सा हिस्सा दिख रहा है सबको जो मैं कलर कर रही हूँ, इसके बाद इसके फिन स्टार्ट हुए हैं, देखो। तो फिन स्टार्ट होने से पहले कोई स्किन का एक स्ट्रक्चर आया है, तो ये स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि ये लिम्ब की फॉर्मेशन है, अर्ली लिम्ब। धीरे धीरे ये एक्सटेंड होता गया, और ये जो फिन लाइक फीचर है ना, ये खत्म होता चला गया, इसकी जगह हाथ आ गया, समझे। तो ये वो मछली है जो अपने फिन की वजह से ऐसे आगे 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 चलती होगी, धरती पे जाती होगी और फिर वापस पानी में भाग जाती होगी, क्योंकि चलने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये लिम्ब की तरह इसको यूज करती थी, ठीक है। दिस इज अ सीलोकैंथ, समझ आया? यस मैम। चल बेटा, अब आते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर पे। ये तुमको तंग करता है ना, आज कोशिश करेंगे इसको क्लास में खत्म करके जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करूं? यस मैम। होमो मतलब सेम। सेम, ठीक है। देखो किसकी बात सेम हो रही है, एंसेस्ट्री की, मोर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की। देखो, होमो और एनालोगस दो कंपैरेटिव टर्म है, इसमें तुमको मेन याद रखना है एंसेस्टर। सब भूल जा, सबको जो कंफ्यूजन है सबको साइड में रख, एंसेस्टर सही याद रखिए। अगर एंसेस्टर दादा दादी नाना सेम है तो वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट, वो होगा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। तो एंसेस्टर सेम मतलब होमोलोगस ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल तुम हो, तुम्हारे कजन्स है, ठीक है, बहुत सारे कजन्स है तुम्हारे, यार जरूरी थोड़ी है कि तुम सब देखने में एक जैसे दिख रहे हो बिल्कुल, ऐसे हो सकता है? जरूरी है कि सबके दादा दादी सेम है लेकिन देखने में सब सेम है बच्चे? तुम तो इमीडिएट पेरेंट पे जाओगे ना, मम्मी पापा जैसे। हो सकता है ना कि तुम्हारे दूर के रिश्तेदार तुमसे इतने डिफरेंट दिखते हो कि लगे ना एक खानदान के, पॉसिबिलिटी है, लेकिन एंसेस्टर तो सेम है ना। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो एंसेस्ट्री सेम है। अगर हम उनका डीएनए टेस्ट कराए तो डीएनए कुछ परसेंट तो मिलता होगा एक दूसरे से, मिलेगा ना? यस मैम। मिलेगा बिल्कुल, है ना। तो इसको मैं कैसे याद रखूंगी कि एंसेस्टर सेम है, भले बाहर से एक जैसे दिखे या ना दिखे। तो मैं क्या चुकूंगी, मोर्फोलॉजी कैसी है उनकी, बाहर से दिखने वाली मोर्फोलॉजीज,
डिफरेंट, लेकिन उनकी एनाटॉमी अंदर से तो वो सेम ही है ना, एनाटॉमी विल बी सेम। दिल से तो सब एक ही है ना, एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, तो एनाटॉमी विल बी सेम, लेकिन मॉर्फोलॉजी विल बी डिफरेंट। याद करने का तरीका है, ठीक है। और एंसेस्टर उनके सेम होंगे। अब उनका जो फंक्शन है, अगर ये कोई स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो फंक्शन उनका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, और हो सकता है ना कि किसी को नीट में इंटरेस्ट ना हो, कोई अपना सीए कर रहा हो, पॉसिबिलिटी तो है। तो हम याद रखेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर के साथ ये टर्म्स अभी लिख लो। मुझे बुक खोल के बताना होमोलोगस स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है, कौन से पेज पे? 130। 130 बेटा, 130 पे निकालो। मिला सबको? यस मैम। होमोलोगस क्या क्या लिख ले? एंसेस्टर सेम, एनाटॉमी सेम, फंक्शन के में सेम डिफरेंट, एंड मॉर्फोलॉजी हमेशा डिफरेंट, ठीक है। दैट इज होमोलोगस स्ट्रक्चर। बाहर से देखने में डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल है इसका वर्टिब्रा का ब्रेन, ठीक है। वर्टिब्रेट तुम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, मत जाओ साइक्लोस्टोमेटा पे। अपा वर्टिब्रेट पाइसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? मैंने बोला पाइसेस मच्छी, मच्छी के बाद आया मेरे पास एम्फीबियन डड्डू, डड्डू के बाद आया मेरे पास रेप्टाइल स्नेक, स्नेक के बाद मेरे पास एक आ गया बर्ड, है ना, और एक तरफ मेरे पास आ गए मैमल्स। सारे के सारे है तो वर्टिब्रेट। अब देखो, अगर तुमको याद है एनिमल किंगडम, सबसे पहला न्यूरॉन हमने हाइड्रा में देखा था। फिर वो न्यूरॉन ने बहुत तरीके के गुच्छे बना लिए, और गुच्छे बनाते बनाते उन्होंने ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिया। तो आप देखोगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन, अगर आप में से कोई है और किसी ने मच्छी खाई है, तो मच्छी में भेजा भी होता है ब्रेन भी, और उसके ब्रेन को ज्यादातर खाना मना किया जाता है क्योंकि उसमें काफी पैरासाइट्स होते हैं। तो पाइसेस डू हैव ब्रेन, ठीक है। तो पाइसेस का ब्रेन एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल सबका ब्रेन कभी पुराने किसी एक ही न्यूरॉन की मॉडिफिकेशन से बना है, यानी कि इनका मेन न्यूरॉन सेम था, एंसेस्टर। इसने ही बहुत सारे माइटोसिस कर करके बहुत सी वैरायटी बना दी और इससे ब्रेन बना, ठीक है। तो एंसेस्ट्री सेम है, इसलिए हम कहते हैं वर्टिब्रेट के जो ब्रेन होते हैं वो सेम होते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। समझ आई? यस मैम। तो मतलब तेरा ब्रेन और जो तू क्रोकोडाइल जू में देखता है ना, तुम्हारा, तुम दोनों का ब्रेन होमोलोगस स्ट्रक्चर है, एक ही से ओरिजिनेट हुआ है, बस तेरा ज्यादा डेवलप हो गया, उसका इतना डेवलप नहीं हुआ। होमोलॉगी इन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड ने तो हद करी है भाई। आपको पता है जो प्रोक्रियोटिक सेल है उसी से यूक्रियोटिक सेल का जन्म हुआ है। यस मैम। कौन सी थ्योरी बताती है बात? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, है ना। तो बेटा प्रोक्रियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो एयूजी होता है, एमआरएनए पे कोड होता है ना, कोडोन कहते हैं जिसको। एयूजी कोड फॉर कौन से अमीनो एसिड? मेथियोनिन। बेटा तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे सेल में, अभी तुम्हारे स्किन के सेल में भी एयूजी कोड फॉर विच? मेथियोनिन। हाँ, तो जेनेटिक कोड भी एक्चुअली होमोलोगस होते हैं, समझ रहे हो तुम? तो बैक्टीरिया जो तुम्हारे आसपास है ना, उसका जेनेटिक कोड और तुम्हारा जेनेटिक कोड आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर है। मतलब किस लेवल पे सिमिलैरिटी आ गई ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कहीं ना कहीं बताता है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आते हैं हार्ट के ऊपर, दिल की बात करते हैं। तो देखो, जो पाइसेस होती है मच्छी, कौन से वाला हार्ट होता है इसके पास? टू चैम्बर। टू चैम्बर, है ना, तो चैम्बर वाला। एम्फीबियन के पास थ्री चैम्बर। इनकम्प्लीट थ्री चैम्बर। रेप्टाइल के पास इनकम्प्लीट थ्री चैम्बर। एक्सेप्शन क्या है इसकी? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, फोर चैम्बर होता है उसके बाद। बर्ड्स के पास कैसा होता है? फोर चैम्बर। मैमल के पास? फोर। और हार्ट बनता कौन से सेल के मिलने से? ब्रांच सेल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक सेल्स, है ना। तो कभी कोई कार्डियक सेल रहा होगा, ठीक है, जिस सेल में बहुत सारी माइटोसिस हुई और उसने ग्रुप ऑफ सेल्स बना दिए जिससे आपके हार्ट बने। तो अगर तुम किसी मछली को देख रहे हो और अपने आप को देख रहे हो, तो तुम्हें कॉमन क्या है कि तुम सारे के सारों में एक होमोलोगस स्ट्रक्चर है, हार्ट। तो मछली का दिल भी तेरे लिए होमोलोगस स्ट्रक्चर है और मछली का हार्ट भी तुम्हारे लिए होमोलोगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। समझ आई ये बात? यस मैम। अब जो नीट आपसे आपसे जो ज्यादा कॉमन पूछा जाता है और स्कूल में जो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, वो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। एक होता है टेंड्रिलियन कुकुरबिटा एंड बोगनविलिया के थॉर्न। तो ये थोड़ा सा तंग करते हैं, तो इसको ना आज कोशिश करते करनी। लेट्स से विला, आप लोगों ने कभी विला देखा है? विलास, बड़े बड़े घर, यस मैम। जिसे बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत बड़े बड़े विलाज हैं। तो फिर इसमें प्रोटेक्शन के लिए कोई सिक्योरिटी होगी बाहर, या ऐसे होंगे? सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी होगी ना, तो बड़े बड़े विलास में सिक्योरिटी सिस्टम तो होता ही है, राइट। तो उसी तरीके से हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अगर आपको भूलता है ये, क्योंकि मेरे को तो देखो ये भूल जाता था, तो मेरे को ऐसे याद हुआ है, अब तुम देख लो तुमको कैसे याद हो रहा है कि बोगनविलिया जो प्लांट है, विलिया से हम विला निकाल लेते हैं। अगर ये विला है तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, और प्रोटेक्शन कौन देता है, टेंड्रिल या थॉर्न? Thorns. थॉर्न्स, है ना। टेंड्रिल तो क्लाइंबिंग में मदद करते हैं किसी भी छोटे प्लांट को बड़े प्लांट पे, राइट। तो विला से मैं याद रख लूंगी थॉर्न, तो ये याद रख लेना, बोगनविलिया के साथ थॉर्न लगाना है, टेंड्रिल मत लगा देना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये रहता है, उस टाइम पे सच में याद नहीं आता यार, किसी की बॉटनी बहुत अच्छी है सिर्फ उसको याद आएगा, बाकी को याद नहीं आएगा बोगनविलिया के साथ लगाना क्या है। तो विला से याद रखना है ना, प्रोटेक्शन देनी है, थॉर्न लगाना है, और कुकुरबिरा में टेंड्रिल। अब थॉर्न का काम है प्रोटेक्शन देना, टेंड्रिल का काम है क्लाइंब करना, तो दोनों का काम अलग अलग है, फंक्शन डिफरेंट, Yes, ma'am. देखने में सेम है या डिफरेंट? Different. डिफरेंट, लेकिन इनके एंसेस्टर सेम है। कैसे बता, आपकी जो स्टेम होती है ना, उसमें से पेटियोल निकलता है और उसके ऊपर लीफ लगता है, ये डंडी को पेटियोल कहते हैं, ठीक है। लीफ का जो छोटा सा डंडी लगी होती है वो पेटियोल है, ये वाला। इस पेटियोल के कोने पे 90 डिग्री पे आपको छोटू सा बड मिलता है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी का मतलब होता है कोने में, तो यही एक्सिलरी बड मॉडिफाई होके एक तरफ जन्म दे देता है थॉर्न को इन बोगनविलिया, और टेंड्रिल को जन्म देता है इन कुकुरबिटा। तो एंसेस्टर तो सेम ही हो गया ना, एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड कॉमन एंसेस्टर है और थॉर्न और टेंड्रिल को जन्म दे रहा है, तो ये दोनों आपस में थॉर्न और टेंड्रिल क्या होते हैं, होमोलोगस। समझ आया? Yes, ma'am. मैम। अब बात करते हैं द मोस्ट फेमस एग्जांपल। पेज नंबर बताओ इसका कौन सा है? 131. 131। देख बेटा, मैन, चीता, वेल, बैट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं सारे? Mammalia. मैमल्स, हाँ मैमेलिया, स्तनधारी है सारे, है ना। अब ये मत बोल देना मैम मेल बनाया आपने तो वो दूध नहीं देता, लेकिन निकल्स तो उसमें भी है। तो सारे के सारे है मैमल्स के ग्रुप के। अब अगर मैं बाहर से देखूं तो मैमल का जो फोरआर्म है, चीता का जो फोरआर्म है, वेल का ये जो फिन हो गया, और बैट के ये जो विंग्स हो गए, ये सारे के सारे बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजी कैसी है इनकी? Different. डिफरेंट। तो बेटा वही लिख ले डायग्राम के आगे, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। फंक्शन कैसे है इनका? इंसान के हाथ और बैट के हाथों में कोई फंक्शन का सिमिलैरिटी है, डिफरेंट है? Different. डिफरेंट। वो फ्लाई करने के लिए यूज करता है, आपको इस टाइम पेन से लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बात कर दूं एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है अंदर का शरीर। तो अगर मैं एनाटॉमी देखूं तो ये ऊपर की हड्डी ह्यूमन की, चीते की, ये वाली ऊपर की हड्डी वेल की, और यही वाली ऊपर की हड्डी मेरी बैट की, इन सबको हम बुलाते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के नीचे Yes, कौन सी हड्डी ma'am. आएगी बताना जरा? Radius and ulna. रेडियस एंड अल्ना। जॉइंट्स की बात नहीं हो रही है, जॉइंट्स में मत घुस जाना, यहीं तक मैं ज्यादा नहीं सोच रही। फिर ये जो रिस्ट की बोन्स होती है दैट इज Carpals. कार्पल्स के बाद जो हथेली की हड्डियां होती है, Metacarpals. और जो उंगलियों की होती है दैट इज, Phalanges. हाँ बेटा ध्यान से देखोगे ना, सब में सेम है। दिस इज phalanges, नथिंग एल्स। तो एनाटॉमी सेम है, सेम है भाई, अंदर Yes, से ma'am. पढ़ोगे तो सेम। और हमने जब इसको स्टडी करा जेनेटिक लेवल पे, तो हमें पता चला कि एंसेस्टर भी सेम है। और मैंने सीधा बोला था कि जब एंसेस्टर सेम होगा वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, होमोलोगस। होमोलोगस। दिस इज एन होमोलोगस स्ट्रक्चर, लिख लो इसे उसी डायग्राम के पास में। होमोलोगस स्ट्रक्चर, है। Yes, ma'am. चल बेटा, जो तूने होमोलोगस में पढ़ा है ना, जो तूने लिखा है उल्टा कर दे। होमोलोगस में एंसेस्टर सेम थे, तो एनालोगस में एंसेस्टर कैसे होंगे, डिफरेंट। डिफरेंट। Different. होमोलोगस में मोर्फोलॉजी डिफरेंट थी, तो एनालोगस में मोर्फोलॉजी कैसी होगी, सेम। Same. सेम। होमोलोगस में एनाटॉमी सेम थी, एनालोगस में एनाटॉमी Different. डिफरेंट। होमोलोगस में फंक्शन सेम परफॉर्म नहीं कर रहे थे मोस्टली, और एनालोगस में हाँ मोस्टली Same सेम function. फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल याद करनी है आपसे, नीट एग्जांपल में पूछेगा
और आपसे स्कूल वाले आपकी डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल पूछेंगे। तो एग्जाम्पल है इसकी सिंपल, बटरफ्लाई का जो विंग होता है, बर्ड का जो विंग होता है, बर्ड और बैट का जो विंग होता है, तीनों किस चीज के लिए यूज करते हैं विंग्स को? Fly. फ्लाई के लिए, है ना। लेकिन बटरफ्लाई कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? Arthropods. आर्थ्रोपोडा। हाँ, Arthropod. आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा से बिलोंग करता है। बैट हमारा मैमल से बिलोंग करता है और बर्ड हमारा एप से बिलोंग करता है। Lid. भाई सब बहुत दूर दूर है। कहाँ इंसेक्टा कॉकरोच की फैमिली से हमारा क्या रिलेशनशिप हो गया? बहुत दूर दूर है। इनकी एंसेस्टर तो सेम हो ही नहीं सकता, तो एंसेस्टर अलग है ना, एनाटॉमी भी अलग है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर। सिमिलरली पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज शकरकंदी, आपने कभी कोल में भुनी हुई खाई होगी, खाइए, Yes, ma'am. शकरकंदी का चाट है ना। तो शकरकंदी किसकी मॉडिफिकेशन होती है? रूट की। Roots. और पोटैटो होते हैं जो आपके घर में मोस्टली हर सब्जी में डल जाते हैं, Stem. स्टेम। बेटा स्टेम बनता है किससे? प्ल्यूम्यूल से। रूट बनता है किससे? रेडी। Radical. मेडिकल। कहाँ सेम इनकी एंसेस्टर है? अलग एंसेस्टर है ना, लेकिन काम सेम है। दोनों क्या करते हैं? स्टोर स्टार्च। मीठे मीठे होते हैं ना दोनों। शकरकंदी में थोड़ी ज्यादा मिठास होती है पोटैटो के कंपैरिजन में, राइट। तो देखो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो दीज आर आल्सो एनालॉगस ऑर्गन्स। क्लियर सबको? Yes, ma'am. एक बार एग्जांपल अभी काम आएगा, अगले एग्जांपल। बेटा Yes, ma'am. स्वाति का अभी भी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है। चलो आगे आते हैं। देख, ये डायग्राम देखना ध्यान से, मैं बोलने वाली हूँ, तुम फिगर आउट करना, फिर तुम मुझे खुद ही बताना। अब तुम मुझे खुद पढ़ाओगे, अब मैं नहीं पढ़ा रही, अब तुम पढ़ाओगे। देखो, ये जो एरो का टेल है ना, जो टेल होती है, और इसको हम कहते हैं हेड। जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं है, तुम गलत समझोगे, इसको समझ लो करंट ऑफस्प्रिंग, जो अभी बच्चा है, जैसे कि तुम। टेल रिप्रेजेंट करती है एंसेस्टर, जैसे कि तुम्हारे दादाजी पर दादाजी, दादी जी पर दादी जी, नाना जी पर नानी जी, है ना, उनको रिप्रेजेंट करती है टेल। और हेड रिप्रेजेंट करता है करंट जनरेशन को। इतना क्लियर? Yes, ये ma'am. दो सर्कल बनाए हैं, एक सर्कल में लिखा है कॉमन एंसेस्टर और एक सर्कल में लिखा है कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, दोनों लिखो, ऐसे बनाओ जरा, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताती हूँ। बनाना जरा, इसके नीचे जगह छोड़ देना 2 लाइन की। बना लिया? Yes, ma'am. ठीक है, देख बेटा, पीछे तूने एग्जाम्पल लिखा था सबसे पहला, लिम्स ऑफ मैमल्स। किस में डालूं मैं? ए वाली फिगर में डाल सकती हूँ उस एग्जाम्पल को, या बी वाली? A. ए वाली फिगर। और अगर मैं दूसरा Yes, ma'am. एग्जाम्पल ले लूं, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, सॉरी विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, वो कौन से में डालूं? B में. बी। बी। मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे? ए में कैसे? ए में क्यों बोला बेटा? ये होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल है जिसमें एंसेस्टर सेम होते हैं पर उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं जो पार्ट्स हैं. हाँ देखो, ए केस में क्या हुआ, ध्यान से देखना सारे। कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर देख के मेरे को पता चल गया होमोलोगस एग्जाम्पल आएगा इसमें, और होमोलोगस का एग्जांपल लिंग और वैमल था, तो मेरे को वैसे भी पता चल गया। लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि पहले कभी कॉमन एंसेस्टर थे, लेकिन जो चीता था वो जंगल में चला गया, जंगल में उसको स्पीड चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी लिम्स को रनिंग के लिए डेवलप कर दिया। ठीक है, जो बैट था, बैट चला गया,
आर्बोरियर, पेड़ों पे रहने लग गया और उड़ने लग गया, तो उसको अपने फोर लिम्ब किसके लिए चाहिए थे? फ्लाई के लिए। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में उसने अडेप्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, लेकिन कॉमन एंसेस्टर तो है ना अभी भी। तो कॉमन एंसेस्टर होने के बावजूद ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का दिखने लग गया, इसलिए मैंने एंसेस्टर सबके सेम रखे, टेल एक तरफ है लेकिन हेड दूसरी तरफ। तो दिस वुड बी द लिम्ब ऑफ मैमल और ब्रेन ऑफ वर्टिब्रा, ये सब कुछ आपके पहली वाली फिगर में आएंगे। समझ आई बात? यस मैम। अगर मैं बात करूं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, देखो विंग्स इज नथिंग बट ए करेक्टर। कोई भी करेक्टर है ना, तुम्हारी हाइट एक करेक्टर है, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जो बैट था, जो बर्ड था, इन सब ने लाइफस्टाइल सेम चूज करा ना। इन्होंने बोला हमारा लाइफ स्टाइल है कि हम फ्लाई करेंगे, तो इनके एंसेस्टर तो डिफरेंट है, इसका एंसेस्टर डिफरेंट, इसका एंसेस्टर डिफरेंट, लेकिन ये एक ही जगह पे रहने लग गए तो एक जैसे रहने लग गए, तो इनमें कॉमन कैरेक्टर डेवलप हो गया, सबके पास विंग्स डेवलप हो गए, ऑल्दो इनके एंसेस्टर डिफरेंट है। तो जब एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं तो कौन से एग्जाम्पल हम वहां डाल सकते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या, इनके लिए टर्म क्या है फिर? जब सेंटर से आपको रेडिएशन बाहर जाती हुई दिखेगी तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या आपको इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और अगर सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो देखो सब एक ही कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, सबके पास विंग्स आ गए, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये बात समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. ये आगे एक और एग्जांपल बताऊंगी, उससे और क्लियर होगा। इतना लिखो। अगर टर्म को रिलेट करते चलोगे ना फिर इजी हो जाएगी। 10-15 मिनट और फिर खत्म हो जाएगा। चलो आगे। यस मैम। ओके बेटा, अगर सच्ची समझ आया तो क्वेश्चन सॉल्व करके बता, चैट में लिखना। लेट्स समझ कितना है। चलो वेट ज्वाइन किया था मुझे दिखाना। अच्छा, कृति, प्रीति, सूर्यांश एंड हर्ष, बीबी। देख ले, चेक कर ले। देख बेटा, इन एन यस मैम। एरिया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब सेंटर की तरफ आना या उससे दूर जाना? तरफ आना। सेंटर की तरफ आना। सेंटर की तरफ आना। और जब भी सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो पूंछ तो पीछे रहेगी, यानी एंसेस्टर अलग अलग होंगे ना, तो कॉमन कैरेक्टर की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो अगर एंसेस्टर डिफरेंट है तो एग्जांपल कौन सा होगा? एनालॉगस। एनालॉगस और करेक्ट आंसर। नाउ बैट, डॉल्फिन एंड ह्यूमन, ये क्या शो करते हैं? बैट, डॉल्फिन एंड ह्यूमन सारे के सारे मैमल है, सारे के सारे मैमल है, यानी कि कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, कॉमन एंसेस्टर से आ रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसी इवोल्यूशन होगी ये? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। करेक्ट आंसर वुड बी बी एंड बी। योर सेकंड, वैसे सेकंड लिखा था उसमें, एक ही बात है। गुड गुड जॉब। देखो अब हम थोड़ी देर के लिए इस कॉन्सेप्ट को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दोबारा से इस कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, क्योंकि वो हमारी एडेप्टिव रेडिएशन रहती है जो तुमको तंग करती है ना। तो एक बार बायोजेनेटिक लॉ पढ़ते हैं। बायोजेनेटिक लॉ में, अच्छा पिछली क्लास में देख बच्ची को कंफ्यूजन, बायोजेनेटिक लॉ देख लेते हैं। ये दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने। अर्न्स्ट हैकेल ने और भी काफी चीजें दी थी, किसी को याद है?
किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन हर्कल ने कौन सी वाली दी थी? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सही कह रही है मैम 4 नहीं दी थी। बेटा, मैं तेरे से ही पूछ रही हूँ, मैंने कब बोला? कौन सी दी थी? 4th फर्स्ट वाली किसने दी थी? जब पहली बार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी, किसने दी थी? आरएच विट्टिक। विटिकर ने दी थी? कार्ल लिनस ने। लिनियस ने दी थी बेटा। क्या हो गया तेरे को? आरएच विटिकर कहाँ से आ गया? वो तो सबसे मैम पहले 5th एरिस्टोटल किंगडम में थे। आता है। हाँ, सबसे पहले एरिस्टोटल थे जिन्होंने आपको दिया था प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया था, पर किंगडम नहीं दिए थे। कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। फिर 3 किंगडम किसने दी थी बेटा? पॉपलैंड। पॉपलैंड ने? श्योर? यस। यस मैम। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल। एरिस्टिकल। 5 किंगडम आरएच वाइटेकर। आरएच आरएच विटिकर विट्टिक। एंड 6 किंगडम वर वॉइस। कार्ल वॉइस ने दी थी। राइट, गुड। ठीक है, तो वहां पे अर्नस्ट हैकर ने एक और लॉ दिया जिसे हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। वो कहते थे, एक लाइन थी, लाइन ऐसे कैसे याद करनी है, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मैं वर्टिब्रेट की बात कर रही हूँ, मतलब मदर की वूम में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, उस टाइम पे वो अपने सारे एंसेस्टर के फीचर दिखाता है। फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल स्टडी। तो जब बच्चा मदर की वूम में होता है ना, तो अपने एंसेस्ट्रल फीचर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पाइसेस थे पानी के अंदर, उनसे किसका जन्म हुआ था? एम्फीबियंस। उससे आए रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से आगे बर्ड्स, और एक लाइन में आगे मेरे मैमल्स। मैं इंसान की बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, इजी एग्जाम्पल। तो ये कह रहे हैं कि बेटा, अगर हम बोले कि जब हमारा वंश पैदा हो रहा था, ठीक है, तो वंश जब फीटल स्टेज में था ना, तो वंश के पहले पाइसिस लाइक स्ट्रक्चर बना था। उसके ना गले में गिल जैसे स्ट्रक्चर बने थे, हम सब में बने थे एक्चुअल में। लेकिन वो डेवलप नहीं होते, गिल्स की तरह दिखते हैं पर एक्चुअल में गिल्स होते नहीं है। वो फिर आपके ईयर की तरफ चले जाते हैं, ईयर की डेवलपमेंट कर देते हैं। हम थोड़े एम्फीबियन जैसे भी दिखते हैं, टेल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, जैसे आपको टैडपोल लार्वा में दिखाई देता है। हम थोड़े थोड़े रेप्टाइल की तरह दिखने लग जाते हैं पतलू से, एंड देन अल्टीमेटली हम मैमल जैसे दिखाई देते हैं। तो जब हम फीटल स्टेज में है, हम अपने एंसेस्टर के सारे कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना देखने में, फिजिकल अपीयरेंस में। तो ये ना एक्चुअली मदर फीमेल्स को ऑब्जर्व करके ये थ्योरी को आगे रखा गया था, जिसे हम बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, जो अर्नस्ट हैकर ने दिया था। उन्होंने कहा था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और उन्होंने प्रूफ भी दिया है। देखो कैसे, ये दिख रहा है आपको ह्यूमन बेबी, यहाँ देखो फिश, यस मैम। यहाँ देखो चिकन। तीनों को देखो फीटल स्टेज में, तब तुम्हें डेज नहीं मेंशन करे, पर अगर देखो तो काफी हद तक सेम नहीं है तीनों। फेस का हिजन और ये आपको गिल वाली ये साइड जो है, ये सेम सेम नहीं लग रही? फिर थोड़ा यस मैम। नीचे देखो, फिश अब सेम नहीं लग रहा है, लेकिन ह्यूमन काफी हद तक अभी भी चिकन से मिल रहा है ना। हेड रीजन देखो, दोनों में बल्जी है, राइट। दोनों में ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, है ना। दोनों में लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, टेल आपको अभी दिखाई दे रही है, तो काफी हद तक सेम है। लेकिन और नीचे अब ह्यूमन अलग हो गया ना चिकन से, चिकन में बीक आ गई, टेल आ गई, लेकिन ह्यूमन में कोई टेल नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि जब फीटल स्टेज में थे, कहीं हम एक बार फिश की तरह लगे, कहीं हम एक बार एम्फीबियन की तरह लगने लग गए, कहीं हम अल्टीमेटली जाके मैमल की तरह दिखाई देने लगते। तो इसको हम कहते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ठीक है। इस थ्योरी को रखा गया, लेकिन इसे डिस्कार्ड कर दिया किसने? अर्नस्ट वॉन बेयर ने। आपको बस इनका नाम याद रखना है, इनकी पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को नहीं जानना आपको, ठीक है। तो ये लॉ किसने डिस्कार्ड किया था? वो इन्होंने डिस्कार्ड किया था। सॉलिड पॉइंट्स देखिए कि ये थ्योरी एक तुक्के की तरह है, ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में, समझ आई? बस तुमको इतना ही जानना है, मोर देन इनफ है। क्लियर? यस मैम। मजे के लिए ज्यादा चलो पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं। और मेरे को एक बार बता दो, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम कहते हैं ना एवोल्यूशन हुआ, जैसे नेचुरल वो कौन सी थ्योरी थी जो कह रही थी कि जो जैसा आया वैसे का वैसे ही है? कौन सी थ्योरी थ्योरी? ऑफ स्पेशल करेक्शन। थ्योरी ऑफ स्पेशल स्पेशल। क्रिएशन। हाँ, हमने वो थ्योरी डिस्कार्ड कर दी प्रूफ के बेसिस पे। उसी को कहते हैं एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई इवोल्यूशन हुआ है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक एग्जांपल जो होता है मेलेनिज्म का इन वेस्टर्न बिटिडेरिया। मौत होते हैं ना जो रात को निकलते हैं हमारे यहाँ पे, तो मौत का एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, इंग्लैंड में देखा गया था। भाई मेरे को एग्जांपल कौन एक्सप्लेन करे, तो मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ तुम्हें ये। मैंने तुमको डार्विन के कॉन्सेप्ट में भी एक बार पढ़ाया था जब हम नेचुरल सिलेक्शन कर रहे थे। हाँ बेटा, एक सेकंड को।
हाँ बेटा हर्ष बोल। ये एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है जिसके अंदर पहले इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं थी तो एयर साफ थी और लाइकन्स ग्रो करते थे जो ट्रीज के ऊपर है, जिसकी वजह से उनका कलर वाइट था और वाइट मॉथ उसकी वजह से छुप पाते थे प्रीडेटर्स की वजह से, इसलिए वो डोमिनेंट थे। पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकन्स खत्म हो गए जिसकी वजह से बार्क जो ट्री की ब्लैक हो गई और उनके ऊपर जो डार्क कलर मॉथ से वो छुप पा रहे थे पर वाइट नहीं, इसलिए ब्लैक वाले ज्यादा डोमिनेंट हो गए। कौन सी वाली नेचुरल सिलेक्शन है ये? डायरेक्शनल। हाँ भाई पहले तो ये लिख लो, सीधा क्वेश्चन है। डायरेक्शनल इवोल्यूशन में इतना भी लिखोगे ना तभी तुमको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। एक सेकंड बेटा, फोन कर रहा है मुझे। एक मिनट रुकना। हाँ तो बेटा हुआ क्या इसमें का प्रूफ है जो आप अपनी आंखों देखो, अपनी आंखों से इवोल्यूशन का प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। मजे की बात है, इंडस्ट्रियल मैनुअलिज्म एक उसका एग्जांपल है। विस्टर मिटिलेरिया इसका नाम था। तुम्हें स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद रखना यार। एक मिनट मुझे फोन बंद करना पड़ेगा। देख भाई, तो क्या हुआ इंग्लैंड में जब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी, इंडस्ट्री लगते तो अच्छा सा धुआं भी तो रिलीज करते हैं वो गंदा सा इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं थी, पेड़ वहां पे पॉल्यूशन कम थी और जहाँ पॉल्यूशन कम होती है वहां पर लाइकन ग्रो करते हैं। तो पेड़ की जो बाग थी ना वो काफी लाइट थी कलर। तो नेचर में ना उस जगह पे दो तरीके के मौत रहते थे। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई मौत कभी खत्म नहीं हुआ है। वो डार्क और लाइट कलर का अभी भी मिलता है, बस नंबर इधर उधर होता है। तो स्टार्टिंग में मौत रहते थे डार्क कलर के और एक होते थे लाइट कलर के। तो जब पॉल्यूशन नहीं थी तो लाइट कलर के मॉक ना जैसे ही बाग के ऊपर बैठते थे वो छुप जाते थे। जैसे देखो ये लाइट वाला है, कितने आराम से छुप गया। लेकिन डार्क वाला तो बढ़िया से दिख रहा है ना, विजिबल है। तो प्रीडेटर ज्यादा डार्क वाले को खाते थे। तो पॉपुलेशन कैसी दिखेगी आपको बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन? आपको किसकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी? व्हाइट वालों की। डार्क वालों की आपको मिलेगी कम। ठीक है, ऐसा वाला कंडीशन था। फिर इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रीज लगी वहां पे 1950s के बाद, बहुत फैक्ट्रीज लगी, धुआं धुआं हो गया तो लाइकन मर गए। अब जो बाग थी वो डार्क कलर की हो गई। अब डार्क कलर की बाग में जो व्हाइट वाले थे बैठते थे, डिटेक्ट हो जाते थे, इनके साथ प्रेडेशन हो जाती थी, इनको प्रेडेटर खा जाते थे। लेकिन जो लाइट आपको ये दिख रहे हैं डार्क वाले कलर के, ये वाले इतने से जो छुप गए ना तो ये बच जाते थे। देखो ऐसा नहीं है सारे बचते थे, कभी कोई तो लग ही जाता होगा ना प्रेडेटर के हाथ में, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। तो हुआ क्या आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम देखेंगे तो ग्राफ उल्टा हो गया। देखो अगर मैं दोनों को बना दूं ना ऐसा ही होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैं कह रही हूँ बिफोर इंडस्ट्री और ये मैं बोल रही हूँ आफ्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो बिफोर इंडस्ट्री किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी? व्हाइट मोथ। वाइट व्हाइट। और डार्क वाली की पॉपुलेशन कम थी, खत्म नहीं हुई है, प्लीज खत्म मत कर देना। आफ्टर इंडस्ट्री डार्क वाली की ज्यादा होगी और व्हाइट वाली की कम होगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ना। इवोल्यूशन टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन एक डायरेक्शन में जा रही है। पहले इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तब नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती थी व्हाइट वाले मौत की पॉपुलेशन को फैलने के लिए। आफ्टर इंडस्ट्री जो हमारी नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर अलाउ कर रही है डार्क वाले को बहुत अच्छे से फ्लरिश करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का कि आपको देखने को मिलता है जैसे जैसे माहौल बन रहा है वैसे वैसे कोई स्पीशीज सर्वाइव कर पाती है, कोई स्पीशीज नहीं सर्वाइव कर पाती। जो सर्वाइव करती है वो रिप्रोड्यूस करती है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है। तो जो डार्विन ने कहा था ना उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। जब आंसर प्रिपेयर करोगे ना याद रखना स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल सिलेक्शन कौन सी है? डायरेक्शनल इवोल्यूशन है ये। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, यार तुम गलत ना लिख देना। दिस इज अ डायरेक्शन नेचुरल सिलेक्शन, इसको लिखना। यूज क्या हुआ? बिस्टन बिटुलेरिया को स्टडी कर रहे हो और इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इंग्लैंड में हुई है। इन वर्ड्स को जरूर लिख के आना, ठीक है, अपने पैराग्राफ में। क्लियर? यस मैम। चलो अब आते हैं हम लोग एटाविज्म। बेटा एटाविज्म क्या होता है बताना जरा। रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। जैसे कि हम मानते हैं ना कहीं हम मंकी से आए हैं,
तो कभी हमारे पास भी टेल लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता होगा, तो धीरे धीरे हट गया, क्योंकि हमारे देखो टेल का काम तो बैलेंस करने का होता है। अपनी बॉडी को कौन बैलेंस करता है? आपके ईयर से आउटर ईयर, सॉरी मिडिल ईयर से आपकी कैनाल जाती है, लैरिंग्स के फेरिंग्स के बाद खुलती है, विच इज नोन एज स्टेशन कैनाल। सुना है आपने? स्टेशन ट्यूब कहते हैं हम इसको। यस आपकी मैम। बॉडी को ये बैलेंस करती है, और आपके ब्रेन में जो पीछे की तरफ गोभी के फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेरिबेलम, बेल से याद करा था ना हमने, तो सेरिबेलम भी आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। इसलिए जो अल्कोहल पीते हैं तो कहते हैं ना वो सीधा नहीं चल पाते, सेरिबेलम हिल जाता है उनका ज्यादा दारू पीने से, ठीक है। तो अब ये बैलेंस करते हो, पूछ की क्या जरूरत है हमें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कोई बच्चा आपने सुना होगा टेल के साथ पैदा हो गया, या फिर उसकी बॉडी में बहुत बाल है। जैसे आप देखोगे ना आदिमानव जो पहले के होते थे, कितने बाल होते थे ना बॉडी में, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस में, क्योंकि तब कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन अब हम कपड़े पहनते हैं तो हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना, होमोस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में बाल अब कम हो गए, राइट। तो कभी कोई ऐसा पैदा हो जाए मनुष्य, इंसान, जिसमें एंसेस्टर वाले फीचर दिख जाए, जिसका कोई यूज नहीं है, बस दिख जाए, तो हम कहते हैं कि उसके साथ हो गया एटोविज्म। कीवर्ड क्या है? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का रीअपियरेंस होना, दिस इज अ कीवर्ड। क्लियर? यस मैम। एग्जांपल हो गया टेल। अपने में अब टेल थोड़ी होती है, अब टेल बोन होती है हमें। नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें कंफ्यूजन होती है। एटोविज्म पुराने कैरेक्टर का वापस आना। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल से याद रखना है, वेस्ट, किसी काम के नहीं है पर शरीर में पड़े हुए हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर द ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में पड़े हैं पर अब किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाइसिस से आए हैं तो कभी हम एक तरह से पानी में रहते थे, कह सकती हूँ ये बात? यस मैम। बेटा अब तो पानी में नहीं रहते, तो जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उनकी आंख में पानी क्यों नहीं जाता? निकोटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। हाँ, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। देखिए तुम लोगों ने निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यस मैम। इसमें देखिए। मैं आपने दिखाई थी क्रोकोडाइल। अच्छा मैंने दी थी, अच्छा मैं अपनी ग्रेटनेस भूल गई। ये देख ट्रांसपेरेंसी होती है, ये देखो ऊपर आईलिड नीचे आईलिड, और ये साइड से आती दिख रही है आपको, ये वाली, इस साइड से आके इसकी आंखों को ट्रांसपेरेंटली कवर कर जाएगी। दिस इज निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। इसको दिखेगा, अंधा नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट करती है पानी के अंदर। तो पानी नहीं जाता जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तुम चश्मे लगा के जाना, उनके पास अपना ऑटोमेटिक चश्मा है। तो वो जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है हमारे पास भी मतलब एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपन यूज नहीं करते उसको। ये मसल नहीं तुमको जाने, तुम्हारे आईज में यहाँ पर होगी, अभी छू भी सकते हो तुम इसको। सो दिस इज अ निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन के रेमिनेंट रह गया, यूजलेस है, पड़ी है, ऐसी कुछ नहीं करती। उसी तरीके से ईयर की मसल किसी काम की नहीं होती, पड़ी है बस, इसके बिना काम चल जाएगा पर बड़ी है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल आपको इम्यूनिटी में मदद करते हैं, लेकिन इसके बिना भी चल जाएगा, इतना इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप है। मेल में निप्पल, निपल्स तो फीमेल में इसलिए होते ताकि बच्चे को दूध पिला सके, मेल तो नहीं पिलाते ना दूध, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते। तो ये भी एकदम वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ, जो पीछे वाला बड़ा दांत होता है, उसके बिना भी खाना खा सकते हो तुम, लेकिन ये अभी भी किसी किसी में आता है और काफी लोगों में आता भी नहीं है। तो इट इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। पहले की डाइट बहुत सॉलिड होती थी, बहुत काम का था, लेकिन अब इतने यूज का है नहीं। अब तो हम सॉफ्ट मंचूरियन खा रहे हैं, इसके बिना भी चल जाएगा। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में आपके माइक्रोब्स रहते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास से स्ट्रक्चर होता है। लेकिन पहले हमारी डाइट में इसका यूज होता था, इसमें माइक्रोब्स होते थे, खाने को पचाने में यूज होते थे, अब किसी काम के नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़ा है। तो अगर वेस्टिजियल ऑर्गन आ गया तो एक दो एग्जांपल लिख देना, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो मैं दोबारा बोल रही हूँ, अब ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए, बताऊं? मजे आएंगे, ये वाली टॉपिक से ना फिर कवर हो जाएगा सारा टॉपिक। बता दूं? यस मैम। बताओ, नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगी, फोर्स नहीं करूंगी मैं, रिवीजन है तुम्हारी, पढ़ना है तो बताओ, नहीं पढ़ना तो कोई नहीं मार रहा तुम्हें, है? देख अगर तू बैठे हो आराम से, मस्त बैठे थे और हम पढ़ रहे थे, सबके साथ होता ही, तुम अकेले नहीं हो, मैं पहले बता दूं कि मेरे साथ भी होता है। मैं मस्त बैठी थी, मैं मस्त फोकस से पढ़ रही थी, फिर मेरा फोन था, उसमें में आवाज आ गई, नोटिफिकेशन, जैसे मैं मस्त पढ़ा रही थी, लेकिन एक कमबख्त आ गई ना वीडियो कॉल, इसने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। चलो मैंने इसको ऑफ कर दिया, लेकिन मान लो मैंने इसको इग्नोर नहीं किया, ट्रिन ट्रिन हो गया, तो जो मेरा फोकस था स्टडी से वो क्या हो जाएगा? डाइवर्ट। डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट का मतलब हो गया सेंटर पॉइंट से दूर चला गया ना, कह सकती हूँ मैं ये बात? यस मैम। स्टडी से कहीं दूर हो गया। तो जब भी मैं डाइवर्ट बोलती हूँ, जिस जगह मैं देख रही हूँ उससे अलग देखना इज डाइवर्जन।
डाइवर्ट हो गया। तो जब भी मैं सर्कल बनाऊंगी, ध्यान से सुनना, जिनको पहले नहीं समझ आया था अभी यहाँ कवर हो जाएगा। जब भी मैं सर्कल बनाऊंगी, तुमको हमेशा डाइवर्जन इवोल्यूशन, कन्वर्जन इवोल्यूशन आएगा। मैं तुम्हें ट्रिक बता रही हूँ, साइड में बना लिया करो एक गोला, 5 सेकंड भी नहीं लगते। डाइवर्ट बोला उसने, कन्वर्ट नहीं, तो डाइवर्ट कर दो। दिस इज अ डाइवर्जन इवोल्यूशन। और सबकी टेल एक ही तरफ है ना, और अगर सबकी टेल एक ही तरफ है तो टेल रिप्रेजेंट करती है एंसेस्टर। ये हो गया कॉमन एंसेस्टर। क्लियर? यस मैम। अब हो गया कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या हुआ, किसी तुम बैठे थे, किसी ने तुम्हारा दिल दुखा दिया, बोल के कि तुमसे तो होगा नहीं, तुम कोई डिप्लोमा विप्लोमा करके कहीं ऐसे ही किसी शॉप वॉप पे आराम से लग जाओ, तुमसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, उस दिन तुम हो जाओगे हर्ट। ये अंकल ने बोला कैसे मुझे, है ना? जब तुम हर्ट हो जाओगे ना, फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा फोकस कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कभी डाइवर्ट नहीं होगा। तो तुम बिल्कुल फोकस हो जाओगे, जो भी चीज तुम कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हो यार, जरूरी थोड़ी है सबको नीट ही करना है ना? तो जो भी चीज तुम कर रहे थे वो सब छोड़ दी तुमने, अब तुम सीधा फोकस हो गए हो। जब तुम सेंटर की तरफ फोकस हो गए तो तुम बोलोगे कन्वर्ट, मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, जब पहले इंसान थी अब मैं वो नहीं रही। तो दिस इज नॉन एज कन्वर्जन इवोल्यूशन। ऐसे बनाते हैं ना हम कन्वर्जन इवोल्यूशन। यस मैम। एक कैरेक्टर की तरफ चलेगी, मेरे पास जितनी मर्जी मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन अब मेरा एक चीज पे फोकस है, तो एक कैरेक्टर पे फोकस है, ठीक है? और ये वाला मेरा था डाइवर्जन इवोल्यूशन, ऐसी था। यस मैम। अब एक बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। देख, जब मैंने बोला ना ये ऑर्गेनिज्म का एक ही एंसेस्टर है, ए एंसेस्टर, एंसेस्टर ए, एंसेस्टर ए, एंसेस्टर ए, एंसेस्टर ए, एंसेस्टर ए, एंसेस्टर ए, इन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया। लेट्स से इन्होंने जन्म दिया बी, इस वाले में इसने दिया सी, इसमें दिया डी। मैं इवोल्यूशन कब बोलूंगी, जब बी एंड सी इंटरब्रीड कर पाएंगे? नहीं, नो नहीं मैम। कर पाए। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब ही होता है नई स्पीशी का जन्म हो गया। तो अगर ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाए तब मैं बोलूंगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन ऐसा होगा क्या कि 1-2 सालों में ऐसा कोई नई स्पीशी बन जाए जो आपस में इंटरब्रीड ना कर पाए? नो मैम। इवोल्यूशन तो करोड़ों सालों का प्रोसेस है ना। तो मतलब कि बीच में भी कोई प्रोसेस है जो हम मिस कर रहे हैं, अब उस प्रोसेस को बनाते हैं। ये बना लिया इतना सबने? यस मैम। देख बेटा, यहाँ लिखा कॉमन एंसेस्टर, ध्यान से सुनना, इसी पेज पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है जो तुमको नहीं आएगा। ये मेरा कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से ए से ए से ए से मैं 4 ही बना रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करते। कुछ ऑर्गेनिज्म निकले बाहर, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये रहते एक जगह पे थे, अभी अलग अलग जगहों पे रहने चले गए, ठीक है? अलग अलग जगहों पे इसने, जहां, अगर कोई मेरे को बताओ, अगर मैं हैदराबाद में रह रही हूँ और तुम शिमला में रह रहे हो, है ना? तो अगर मैं हैदराबाद में रह रही हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे स्वेटर पहनना चाहिए ताकि तत्ती गर्मी में, नो मैम। या कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन। कॉटन, है ना? और जो बंदा लेट्स से बीच के पास रह रहा है, क्या उसको सूट पहन के घूमना चाहिए? उसके कपड़े नो हमेशा मैम। गीले रह जाएंगे। उसको कुछ ऐसा पहनना चाहिए जो कैप्री वगैरह हो, ताकि भाई आराम से वो बीच साइड पे रह सके। करेक्ट? तो जहां जहां आप जाओगे वैसे वैसे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा ना, है ना? तो जो जहां चला जाता है उसके माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाता है। ऐसी वाली एवोल्यूशन हम बोलते हैं अडेप्टिव। ये जो ऑर्गेनिज्म था ना ए, इन्होंने अडेप्ट कर लिया, अडेप्टिव, और ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल लिए, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सूरज की किरणें बनाते हो आप, कैसी बनाते हो? सेंटर की तरफ आती है, बाहर की तरफ जाती है? बाहर की तरफ। बाहर ना, तो रेडिएशन मतलब बाहर। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। तो ये ए से अभी ए डैश बना है, ये ए से अभी ए डबल डैश बना है, ये ए से अभी ट्रिपल डैश बना है। क्या ये ए डैश, ए डबल डैश और एक ट्रिपल डैश आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं अगर मौका मिले तो? यस मैम। यस, कैन इंटरब्रीड। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मौका मिले तो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। लेकिन ये इवोल्यूशन कंटिन्यू रही और सालों तक, और अगर सालों तक ये कंटिन्यू रही और ये इवॉल्व करते चले गए, तो टाइम आएगा जब ए स्पीशी बी में चेंज होगी है, ये सी में होगी है, डी में। क्या ये अब इंटरब्रीड कर पाएंगे? नो मैम। अब नहीं कर पाएंगे। इट इज लाइक फॉक्स से डॉग आया ना,
तो अगर तुम फॉक्स और डॉग को मेटिंग के लिए छोड़ दो नेचर में, क्या वो मेट करेंगे? नो मैम। क्योंकि जो डॉग है ना, डॉग की फीमेल फॉक्स का बेबी कैसे होल्ड कर सकती है? फॉक्स तो इतना बड़ा होता है साइज में, पॉसिबिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं मिलते रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो जब अडेप्टिव रेडिएशन इतने टाइम तक चल जाए ना कि अलग अलग स्पीशीज का जन्म हो जाए, कॉमन एंसेस्टर थे, तब हम उसको बुलाते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और अडेप्टिव रेडिएशन सेम है? नहीं। अडेप्टिव रेडिएशन कैन लीड टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग बन रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग बन चुके हैं। अडेप्टिव रेडिएशन में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अभी भी इंटरब्रीड कर सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में इंटरब्रीड अब नहीं कर सकते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है डार्विन की फिंचेस। इनिशियली डार्विन की फिंचेस आपस में रिप्रोड्यूस कर सकती थी, लेकिन फिर इतनी डिफरेंट हो गई एक दूसरे से कि अब वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ ये लाइन लिख दूं, क्या इसका सेंस बनेगा? Adaptive radiation can lead to divergent evolution. यस मैम। अगर मैं अडेप्टिव रेडिएशन को कॉन्टिन्यूस रखूं, होने दूं, मैं इंटरफेयर ना करूं, तो वो नई स्पीशीज को जन्म दे देगी। नई स्पीशीज का जन्म होगा तभी तो एवोल्यूशन बोलूंगी ना मैं। कुछ नया होना चाहिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट? तो ये लाइन लिखो और फिर वो डायग्राम दिखाती हूँ, उसको बना लो। लिख लिया बेटा? ये डायग्राम बनता है, यस मैम। इट विल हेल्प यू। एक मिनट देना मुझे। बेटे जी, हो गया? यस मैम। चलो बेटा, देखो जो मैंने तुमको समझाया ना वही बात यहाँ लिखी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार पढ़ लेना। ये वाला एग्जांपल कल एक बार खुद रीड करके आना, जो मैंने तुमको पढ़ा एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है? उसके बाद मैं तुमसे कल एक बार पूछूंगी, एक बार खुद पढ़ना, कि अभी तुमको लग रहा है तुम्हें समझ आ गया, फिर आधे बच्चों को शायद आया ना हो। मुझे ये बता दो कौन से पेज नंबर पे है ये पिक्चर? बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का हर साल इससे एक क्वेश्चन आ जाता है यार। 134। 134, ठीक है? यहाँ तक कल पढ़ के आना, ओके? यो मैम। ठीक है, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी। एक बार खुद पढ़ना। अब मैं थोड़ा सा हार्डी फिंगर बता दूं? यस मैम। ठीक, तू सी बात करेंगे तो मुझे खुद ही बता देना अगर तुमको याद है तो। हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23. 23 पेयर 23। है ना? तो 23 क्रोमोसोम इंडिविजुअली मम्मी से आए, है ना? 23 क्रोमोसोम पापा से। मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रही हूँ, जो लार्जेस्ट है हमारी बॉडी में, है ना? तो क्रोमोसोम नंबर 1 मैं मम्मी का एक तरफ रख रही हूँ व्हाइट वाला, और येलो वाला पापा का रख रही हूँ। तो आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, होमोलोगस या एनालोगस? एनालॉगस। अबे कंफ्यूज कर रही थी। एनालॉगस होता नहीं, क्रोमोसोम के लिए वर्ड नहीं आता, वो इवोल्यूशन में आता है। होमोलोगस या नॉन होमोलोगस होता है। तो ये एक दूसरे के लिए होमोलोगस है। क्यों? कि जो तेरा मम्मी का क्रोमोसोम है ना, अगर यहाँ पर लिखा है हेयर कलर का जीन पड़ा है, तो बेटा पापा के क्रोमोसोम में ना एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे हेयर कलर का जीन होगा, ठीक है? इसलिए हम इसे होमोलोगस कहते हैं। समझ आई? हो सकता है यस पापा मैम। के जीन के अकॉर्डिंग तेरे हेयर कलर ब्लैक हो, मम्मी के अकॉर्डिंग ब्राउन हो, दैट इज डिफरेंट, लेकिन जीन एक ही लोकस पे पड़ा होता है, ठीक है? तो होमोलोगस, हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, ओके? मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रही हूँ जेनेटिक्स, अगर तुमको थोड़ी भी याद है।
तो हेयर कलर, हाइट, ये सब कैरेक्टर होते हैं। एलील होते हैं जीन के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मम्मी और पापा के पास जो जीन है, अगर सेम हेयर कलर के लिए कोड कर रहे हैं तो सही है, अगर अलग अलग हेयर कलर के कोड कर रहे हैं तो उन्हीं जीन को मैं एलील कह देती हूँ और कुछ नहीं। जैसे मेरे पास, हर्ष तेरे पास ब्लैक कलर का कोट है, तेरे भाई के पास ब्लैक कलर का कोट है, तो मैं जीन वर्ड यूज कर दिया उसके लिए। लेकिन तेरे पास ब्लैक कलर का कोट है और सेम टाइप का कोट तेरे भाई के पास व्हाइट कलर का है, तो अब मैं इस कोट को एलील बुलाऊंगी। है तो दोनों कोट ही, लेकिन अलग अलग कलर के हो गए, तो एलील हो गया। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है। अब हार्डी विंगबर क्या कहते हैं? हार्डी और विंगबर इन्होंने एक लॉ दिया था, बहुत सिंपल था। पहली चीज तो तुम्हारे लेवल पे कहीं अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो तुम्हें इसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि हायर ग्रेड में ये बहुत अप्लाई होता है। हार्डी विंगबर का लॉ था, इन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क 1908 में, ठीक है। इन्होंने बेसिकली कुछ अजम्पशंस दिए थे, दे टॉक अबाउट इवोल्यूशन। ये कहते हैं कि इवोल्यूशन नहीं होता अगर आप हार्डी विंगबर के 5 प्रिंसिपल को फॉलो करो तो। अगर हार्डी विंगबर के 5 प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगे तभी इवोल्यूशन होगा नीचे में, ठीक है। और इन्होंने दिए थे 2 फॉर्मूलाज, तो आपको करने क्या यस है, 2 फॉर्मूलाज करने हैं और इनके एजम्पशंस को रीड करना है, ठीक है। किसी को थोड़ा भी याद है हार्डी विंगबर क्या कहते थे? हम्म, बेटा किसी को भी याद है थोड़ा सा भी हार्डी मैम, विंगबर? फिर से रिपीट करना। थोड़ा सा भी याद है हार्डी विंगबर क्या कहते थे? मैम उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको अगर फॉलो करेंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगी। हाँ, और कोई? और कोई और कोई वर्ड अगर ध्यान आ रहा हो तो देखो। अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो इसको हटाते हैं। अगर मैं और सिंपल करूं तो लेट्स से दिस इज फादर, दिस इज मदर। इनके अंदर मियोसिस हुई होगी, इनके गेमीट में। मियोसिस में यस रिकॉम्बिनेशन होता मैम। है प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर, है ना। तो जब रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो उसके बाद जब आप पैदा हुए, लेट्स से आप पैदा हो गए, आप हो या आपके सिस्टर होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मियोसिस के बाद जो बच्चे पैदा हुए, जैसे दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस इज द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी डिफरेंट होगी, वेरिएशन होगी आप में, यो मैम। यस मैम। है ना। तो वेरिएशन एग्जिस्ट करती है और यही वेरिएशन धीरे धीरे इवोल्यूशन कॉज कर रही है। हार्डी विंगबर क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनके 5 चीजों को फॉलो कर रहे हो ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉकरोच से लेकर, मक्खी से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर, तुम सबके सबको इंक्लूड कर दिया उन्होंने, कि अगर कोई भी वो 5 चीजें फॉलो कर रहा है ना तो कभी वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये कहते हैं वेरिएशन नहीं आएगी। और अगर वेरिएशन नहीं है तो बच्चे मम्मी पापा जैसे सेम दिखेंगे। यस मैम। सो दिस इज अ हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम। हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर कोई वेरिएशन नहीं है ना किसी जनरेशन में, तो 5 चीजें फॉलो हो रही होगी तभी उस जनरेशन में वेरिएशन नहीं है। नेचर में ऐसी कोई पॉपुलेशन है जिसमें वेरिएशन ना मिले? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मैम। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई नहीं है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात नहीं हो रही है। तो हार्डी विंगबर के हमें एजम्पशन पढ़ने होते हैं कि वो क्या 5 चीजें हैं जो वो कहते हैं कि अगर हो जाए तो हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम होगा। तो जब भी मैं बोलूंगी ना हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम, तो तुम समझ जाना इसका क्या मतलब है। हार्डी विंगबर इक्विलिब्रियम का मतलब है नो वेरिएशन, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि कोई वेरिएशन नहीं है। समझ आई? यस मैम। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पॉपुलेशन। व्हाट इज अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन है एक डिफाइंड एरिया होना चाहिए, उसके अंदर सेम स्पीशीज रहनी चाहिए। देखो स्पीशीज सेम होनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं स्पीशीज सेम, जैसे ह्यूमन की बात करूँ, डॉग की बात करूँ, तो सेम स्पीशीज है, ठीक है। तो एक डिफाइंड एरिया के अंदर सेम स्पीशी है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है, तो आप उसको कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे हम बोलते हैं ना गर्ल्स पॉपुलेशन या बॉयज पॉपुलेशन, उसका सिंपली मीनिंग होता है कि एक डिफाइंड एरिया के अंदर सेम इंडिविजुअल्स रहने चाहिए एक ही स्पीशी के, दैट इज अ पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ हेयर कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कियां भी है, यहाँ पे लड़के भी है। तो हेयर कलर के 2 तरीके के जीन मिल रहे हैं हमें इस पॉपुलेशन में, ठीक है। लेट्स से ये कोई एरिया है, गोकुलधाम सोसाइटी ले लेते हैं, ठीक है। यस मैम। खुश हो गया बच्चा, अरे मैं तो कल ही देखा था एपिसोड। अभी भी देख रहा है तू? आज ही देखा था। कौन से चैनल पे आता है? फोन पे देखता हूँ, वैसे सब टीवी पे आते हैं। अच्छा, उसमें एक था ना जिसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई?
नो मैम, पोपटलाल। पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई? नो मैम। बेचारे की शादी तब से अटकी है जब हम बच्चे थे। प्यारा बच्चा। ओ चलो कोई बात नहीं, आज मैं उसके लिए प्रे करूंगी कि उनके कैरेक्टर को शादी मिल जाए। ठीक है, आगे आते हैं। तो गोकुलधाम सोसाइटी में दो हेयर कलर के जीन फेमस है, एक है ब्लैक हेयर कलर और एक है ब्राउन हेयर कलर। ठीक है, तो ब्लैक एंड ब्राउन हेयर कलर में कौन सा हेयर कलर आपको डोमिनेट दिख रहा है? अरे ब्लैक, ब्राउन है। ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, क्यों परेशान हो। ठीक है, ये ब्लैक कलर के इंडिविजुअल है हेयर कलर के, और ये ब्राउन के। कैपिटल लेटर किसके साथ लिखा है? ब्लैक के साथ। ब्लैक के साथ, दैट वुड बी डोमिनेंट। डोमिनेंट। डोमिनेंट पॉपुलेशन है, और हमारी छोटे बीबी वाली रिसेसिव पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मैं तुमको हैडी विंगर का पहले फॉर्मूला ड्राइव करवा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन पे जा रहे हैं। तो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो वो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखो। नंबर ऑफ एलील इन पॉपुलेशन को हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, अगर तुमको नहीं पता तो। एलील मैं फिर बता रही हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम में एक तुम्हारी मम्मी से आया, एक तुम्हारे पापा से आया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, इन क्रोमोसोम को मैं बोलती हूँ होमोलोगस, एक जैसे। एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्रोमोसोम नंबर 1 तुम्हारी बॉडी में हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है क्रोमोसोम। अगर इस पोजीशन पे ध्यान से देख इसे राजकुमारी, अगर इसी पोजीशन पे यहाँ पर ये पापा वाला क्रोमोसोम था, ये मम्मी वाला जो मुझे मिला है, अगर यहाँ पे हेयर कलर का जीन है ना, तो मम्मी वाले क्रोमोसोम पे यहाँ पर हेयर कलर का जीन होगा, तो ये जीन है। लेकिन मम्मी के क्रोमोसोम पे जो हेयर कलर का जीन है वो कह रहा है मेरे बाल ब्राउन होने चाहिए, और पापा वाला कह रहा है मेरे ब्लैक होने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता डोमिनेंट है रिसेसिव है, दो अलग अलग बात कह रहे हैं। तो अगर एक ही जीन दो अलग अलग बात कह रहा हो ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दीज आर एलील ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ब्राउन एंड ब्लैक आर नथिंग बट एलील ऑफ ईच अदर। समझ आई? यस मैम। और एलील के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो अब कंफ्यूज मत होना, एलील के लिए अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल वाले चैप्टर में हम लोग उसको एलील ही बोलते हैं। क्लियर? यस मैम। तो अब ये पहला फॉर्मूला देते हैं आपको, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें। अब P क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट फीचर है रिसेसिव फीचर? डोमिनेंट। P represent the dominant feature while Q represents the रिसेसिव। recessive feature। याद रखना इक्वल्स टू 1 है, जीरो मत कराना, है ना। इसको कैसे समझते हैं हम? आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी और आपको ढूंढना होगा दूसरी वैल्यू की आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको P की वैल्यू दे रखी है तो आपको Q की वैल्यू निकालनी होगी। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल तो कर सकते हो ना, यस मैम। है ना। ट्राई करके देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं तुम्हें P की वैल्यू दे दूं, पॉइंट्स में आएगी इसकी वैल्यू 0.4, या तुम मुझे Q फाइंड करके बता सकते हो क्या आएगा? 0.6। 0.6 कैसे किया? यस मैम। 0.1 प्लस Q इक्वल्स टू 1। 1। अब क्या करूं? Q is equal to 1 minus 0.4। 0.4, आंसर वुड बी 0.6। 0.6। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई 0.6। तो अगर आपको सीधा रिसेसिव या डोमिनेंट रेट पूछ ले तो आपके मजे हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो एक और नया फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चन देखो। अब सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, सेकंड वाले फॉर्मूला में सब कुछ डबल हो जाएगा, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो रिसेसिव फीचर भी डबल हो गया, डोमिनेंट फीचर भी डबल हो गया, और उनका हेटेरोजाइगस भी 2PQ इक्वल्स टू 1। ये है इसका सेकंड फॉर्मूला। एक बार इसको लगा के देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। लिखा फॉर्मूला? यो मैम। यस मैम। ट्राई दिस क्वेश्चन, सॉल्व करियो क्योंकि मैं 10 से भाई करवाऊंगी। एक बार तुम ट्राई करो फिर साथ में ट्राई करते हैं, देखो अगर तुमको याद है कैसे करते हैं क्वेश्चन। P और Q साथ में नहीं लिखा होगा, डोमिनेट इज P, Q इज रिसेसिव, ऐसे लिखा होगा, देख लेना। और स्क्वायर है तो वैल्यू को डबल करना है।
शुरू बेटा हुआ? यो मैम, बस हो गया। ठीक। जीन लोकस हैज 2 एलील, 2 एलील है इसके पास, ए एंड ए। इसमें से डोमिनेंट कौन सा होगा? कैपिटल ए। कैपिटल हाँ, ये हमेशा याद रखना, डोमिनेंट कैपिटल वाला होता है। ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। कैपिटल ए रिप्रेजेंटेड बाय पी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट? है ये पूछ रहा, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अभी होमोजाइगस बोल रहे हैं, यानी कि 2 एलील लिखने हैं ना आपको, तो होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है पी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पूछ रहा है। ये कह रहा है ये बताओ। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस है मेरा 2pq, याद रखना pq नहीं 2pq, प्लस होमोजाइगस रिसेसिव क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले की सारी वैल्यू जो मुझसे पूछ रहा है बता नहीं रहा, तो मेरे को पहले दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? P plus Q is equal to 1. p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। तो इसने वैल्यू मुझे दे क्या रखी है? सिर्फ एक की दे रखी है, दैट इज p। अगर p 0.4 है तो मैं p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 लिखूंगी। p 0.4 है तो मैं q को यहाँ रख दूंगी, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6. 0.6। पीछे भी यही आई थी ना? यही कर दिया था क्या मैंने पीछे भी? ये कराया था मैंने, अच्छा ठीक है। 0.6 आ गई, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई यस 0.4, और मेरे पास q की वैल्यू आ गई 0.6। हमेशा जब तुम्हारे पास आंसर आ जाए, ये तुम बचपन से सुन रहे हो मैथ में, डब्बा बना लिया करो ताकि तुमको याद रहे, फोकस इस पे करना, बाकी सबको इग्नोर करो, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू क्या ढूंढनी है? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू मिलनी है, दैट मीन्स मेरे को उसमें इंटू करना पड़ेगा ना पी स्क्वायर को। तो 0.4 इंटू 0.4, दैट वुड बी क्या होगा? तो 4 0.16 0.16 है, 4 टाइम 4 is 16 ना, 0.16 हो गया, दैट इज माई पी स्क्वायर वैल्यू। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने सिंपली यहाँ लिख देना, मैं तो ऐसे करती 0.16। अब मुझके उसके बाद मुझसे पूछ रहे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी तो है मेरे पास, 0.6 इंटू 0.6, आंसर वुड बी 0.36. 0.36 0.36। ये लिखो, मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी लिख दी, ये लिख देते हैं 0.36। वैसे ना अगर तुम नीचे आंसर में देखोगे ना, तुम्हें इतने में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस भी तो होंगे। पता है कंफ्यूजन क्या होगी? हेट्रोजाइगस में तो p और q मत लिख देना, फॉर्मूला याद रखना 2pq है, दैट मींस 2 इंटू, अभी p लिखा है कि p स्क्वायर लिखा है? P. p, तो P क्या लिखूं? 0.4 लिखूं या 0.16? 0.4. 0.4 0.4 प्लस इंटू 0.6, याद रखना ये है। और कोई सिंपल नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है वो, है। आंसर वुड बी 2pq विल बी 0.48 0.48। दिस वुड बी दैट। समझ आया? एक ये आंसर था आपका, यस मैम एक ये आंसर है, और एक ये। फिर डबल डबल उल्टा सीधा मत कर देना, फॉर्मूले को तसल्ली से पुट करना, इतना ही सिंपल आता है क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। डन? यस Yo-yo. चलो, तो तुमने इसको निपटा तो दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी स्क्वायर रिप्रेजेंट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq रिप्रेजेंट हेट्रोजाइगस 2pq है ना, p एंड q दोनों है, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट बेटा डोमिनेंट अगर एक साथ में है तो डोमिनेंट हुआ ना, रिसेसिव थोड़ी हुआ। q स्क्वायर इक्वल्स टू Homozygous. होमोजाइगस रिसेसिव रिसेसिव। ठीक है, क्वेश्चन में बस जैसे ही तुझे दिख जाएगा ना होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, समझ जाइए बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है। और बड़े वाला फॉर्मूला सॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक छोटा फॉर्मूला ना लगाओ, तो ये दोनों फॉर्मूला लगे जाएंगे। ठीक है जी, आज यस Yo-yo. मैम हाँ बेटा बोल बोल। अच्छा, नाउ सी, हार्डी बिग इक्विलिब्रियम को अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोल दूं तो कुछ ऐसा होगा। कौन एक्सप्लेन करेगा? एक बच्चा बता दो। इस सेंटेंस को करना हम्म, हाँ बेटा बोल।
अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में सेम रहेगी तो हम उसको हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में कहेंगे पॉपुलेशन को। मुझे एक एग्जांपल देके समझा दे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात मेरे को समझ नहीं आती। तो सा दिमाग है मेरा, बढ़िया से एग्जांपल दे दे, मजेदार, मजे आ जाए। अगर पेरेंट का हेयर कलर जैसे ब्लैक और ब्राउन है और ऑफस्प्रिंग्स का भी सेम होगा, ब्लैक एंड ब्राउन, कोई डिफरेंट चेंज नहीं होगा। ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है, लेकिन सारे होने चाहिए, ये तो एक ही कंडीशन होगी ना, कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल कर दे इसको। चलो ब्लैक एंड ब्राउन है, बच्चा मिक्स मत कर दियो, है ना। अगर फर्स्ट जनरेशन है ब्लैक एंड ब्राउन कलर था, ठीक है, उनकी हाइट थी 5.6, भाई बच्चे की 5.6 की हाइट होगी, ठीक है। उसका स्किन का टेक्सचर था पेल, थोड़ा पेल कलर है, जैसे इंडियंस का होता है, मेरा पेल है थोड़ा, तो पेल कलर का हो गया। बिल्कुल जो पेरेंट्स के फीचर थे एग्जैक्टली बच्चे में सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है। सो इस केस में हम कहेंगे कि इसने हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, कि कोई वेरिएशन आई नहीं, क्योंकि पेरेंट्स के जीन जो भी एलील थे वो सब के सब बच्चे में वैसे के वैसे गए हैं, कोई भी रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं। अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो मियोसिस जो हुई थी ना प्रोफेज 1 का, वो प्रोसेस हुआ ही नहीं है। मियोसिस जब हम पढ़ते हैं मियोसिस 1 प्रोफेज 1, सिर्फ मियोसिस 1 प्रोफेज 1 ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना सारी सारी वेरिएशन के लिए। कौन सा स्टेज होता है सबसे पहले? यस मैम, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अगर किसी को नहीं याद है तो थोड़ा याद कर सकते हैं हम कि लिप्टोटीन में क्या होता है, लिपट जाता है, कौन सा क्या चीज बनता है यहाँ पर? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, आपके क्रोमोसोम अपने आप में ऐसे लिपट जाते हैं कि कंडेंसेशन होती है उनकी, बहुत अच्छे से दिखते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे मेन प्रोसेस होता है, दैट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। हाँ, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के आसपास आते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। पैकाटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। तो जो वेरिएशन आती है ना बेटा, वो पैकाटीन रिस्पॉन्सिबल है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फेज। तो ये सिंपल भाषा में कह रहा है कि हार्डी-वेवर इक्विलिब्रियम सिंपली ये कह रहा है कि पैकाटीन हुआ ही नहीं, ये जो प्रोफेज 1 के फेजेस है ये हो ही नहीं रहे हैं, तभी तो वेरिएशन नहीं आएगी ना। तो ये एक्चुअल में नेचर में होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे चले। यस मैम। ना हार्डी-वेवर इक्विलिब्रियम कि कोई वेरिएशन नहीं आई, जैसे माँ बाप थे बिल्कुल बच्चे वैसे हो गए। वो कब होगा? अगर ये चीजें फॉलो होगी। पहला, पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना हो, जैसी पॉपुलेशन थी वैसी की वैसी, कोई म्यूटेशन ही नहीं हो रही, कोई एवोल्यूशन ना हो, किसी भी तरीके की एवोल्यूशन नहीं हो रही। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन अब जैसे थे वैसे ही है इतने सालों से, कोई एवोल्यूशन नहीं है, पर ये झूठ है, एवोल्यूशन तो हो रही है। तुम्हारे दांत है जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो ऑर्गन तुम यूज नहीं कर रहे वो डिजेनरेट होते चले जाएंगे। तो एवोल्यूशन हमें हो रही है, बस हमें अभी दिख नहीं रही। नॉन रैंडम मेटिंग होती है, ठीक है, मतलब रैंडम मेटिंग नहीं, नॉन रैंडम मेटिंग अगर होगी तो भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए, ये एक फीचर है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होना चाहिए, वहां कंफ्यूजन होती है। ठीक, जहाँ कंफ्यूजन होती है उसी को हमने अंडरलाइन कर लिया कि हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए। ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़े, ये मैं 2 Yes, इंट्रोड्यूस ma'am. करा रही हूँ, उसके बाद विल डू इट लेटर, डोंट वरी। सो तो नहीं है तुम लोग? No, ma'am. कुछ बच्चे तो निकल लिए, लगातार क्लास से यही होता है। देखो, अगर मैं बोल दूं हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये फीचर फॉलो हो रहे हैं, अगर मैं बोल दूं किसी पॉपुलेशन में म्यूटेशन हो गई तो वहां पे हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम होगा? No, No. ma'am. नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होगी तो हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम होगा? No, ma'am. अगर मैं बोल दूं रैंडम मेटिंग हो रही है, कोई भी फीमेल रैंडमली डिसाइड कर रही है कि वो उसे किस मेल से शादी करनी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब कोई भी फीमेल डिसाइड कर सकती है कौन सा मेल वो सिलेक्ट कर रही है ना, रैंडम मेटिंग हो रही है, तो भी इक्विलिब्रियम होगा। No, ma'am. और अगर मैं छोटी सी पॉपुलेशन को स्टडी कर रही हूँ तो भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। Yes, ma'am. हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा अगर मैं उसको स्मॉल पॉपुलेशन में पढ़ूं? No, ma'am. Yes, नहीं ma'am. करेगा, नहीं करेगा। यस कैसे? अबे यस कैसे? ये देख, इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन और कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। हर्ष, Yes, ma'am. ठीक है, ध्यान से भाई। फैक्टर एक्सपेक्टिंग हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम इज जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम मेटिंग। देखो म्यूटेशन तुमने पीछे पढ़ा, अभी रैंडम मेटिंग भी तुमने वर्ड पीछे पढ़ा,
जो नहीं पढ़ा वो यहाँ पर आ रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये वर्ड तुमने नहीं पढ़े, राइट। इसे हमें एक बार करना पड़ेगा। देखो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? Migrate from one place to another. बढ़िया। माइग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? माइग्रेट तो ठीक है, बोला तूने सही, लेकिन मतलब क्या है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट। एग्जाम्पल दे दे मेरे को, इसको एग्जाम्पल देखने दे जिसने बोला है। बेटा एक एग्जाम्पल देके बताएगी रैंडमली कोई एग्जाम्पल। Ma'am, मेरे Darwin से finches. हाँ हाँ बोल बोल, क्या बोल रही है? Ma'am, Darwin finches. डार्विन फिंचेस। Yes, ma'am. ओके, क्या हुआ तो उसमें एक्सप्लेन करेगी थोड़ा सा? मैम वो एडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जांपल है इसीलिए बोला। ठीक है। हर्ष थोड़ा सा आप इसमें ऐड करोगे? क्या बताना है एग्जांपल? जीन माइग्रेशन में थोड़ा सा ऐड करेगा, एग्जांपल से एक्सप्लेन करेगा तो। व्हाट इज जीन माइग्रेशन पूछ रही हूँ, अगर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करेगा तो कैसे करेगा? जैसे कोई स्पीसीज है जो माइग्रेट होती है वो न्यू जियोग्राफिकल एरिया में, तो उसको एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक तो है, दो वर्ड डाल दिए इसने लेकिन बीच में। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं तो जीन माइग्रेशन क्या है? मान लो ये एक आइलैंड था, एक यहाँ पर ब्लैक हेयर के ब्लैक हेयर ब्लैक फर वाले लेट से रेड रहते थे, और रेड फर वाले भी हमारे पास रेड रहते थे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आप देख सकते हो ना किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, रेड की या ब्लैक की? ब्लैक। ब्लैक वाली ज्यादा है, ठीक है। और बी वाली जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, रेड की या ब्लैक की? रेड। रेड की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। बट इज जीन माइग्रेशन कुछ रैंडमली, याद रखना रैंडमली किसी दिन मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन कर लो, चाहे मे बी यहाँ पर कोई बोट आकर लगी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आइलैंड पे पढ़ते हैं हम, है ना। यहाँ पे कोई बोट आकर लगी और कुछ इसमें सवार हो गए भाई, कुछ पॉपुलेशन इनमें सवार होगी और रैंडमली माइग्रेट करके आइलैंड बी पे। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से चले जाना, जैसे यहाँ से लोग फॉरेन चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। अगर वापिस जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर वहीं रहते हैं। जैसे बहुत सारी स्टेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी पे लोग आते हैं काम करने के लिए, है तो माइग्रेट कहते हैं उसको। तो रैंडमली जब माइग्रेशन होगी तो हमने क्या देखा, अब अगर देखो तो ए में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ब्लैक वालों की रेड वालों की? अब यहाँ पे रेड ज्यादा रह गए, यहाँ ब्लैक कम रह गए। देखो अगर यहाँ पे ब्लैक रह गए थे लेट से 50 लोग, तो 50 लोग रिप्रोडक्शन करके जितने भी बच्चे पैदा करेंगे उसके कंपैरिजन में रेड वाले रह गए थे 200, तो वो तो ज्यादा ही बच्चे पैदा करेंगे ना। तो धीरे धीरे रेड वाली पॉपुलेशन बढ़ गई और आइलैंड बी पे बहुत ज्यादा ब्लैक वाले चले गए, यस मैम। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन गई। तो रैंडमली देखो पहले ए वाली में जो एलील थी वो दोनों एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आपने देखा ज्यादा रेड वाली एग्जिस्ट करने लगी, तो एक जो बैलेंस बना हुआ था, इक्विलिब्रियम बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हो गया ना। ये मैम। सिमिलरली बी वाली में देख, पहले मजे से रेड वाली आराम से रह रही थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा ब्लैक वाली आ गई, तो उनकी भी तो जो बैलेंस बना हुआ था जीन का वो बिगड़ गया। तो अगर बैलेंस बिगड़ गया तो मैं कह सकती हूँ ना कि यहाँ पर हार्डी बिगबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया होगा, है ना। यस मैम। जीन माइग्रेशन हार्डी बिगबर्ग इक्विलिब्रियम को खराब कर दिया। जीन माइग्रेशन इज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर जीन माइग्रेट कर दे रैंडमली, बेटा वर्ड्स को अंडरलाइन कर ले, कीवर्ड लिख के आइयो, यही नीट में पूछेंगे और यही स्कूल वाले देखेंगे। इसकी वजह से एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो हार्डी बिगबर्ग का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। बस याद है रखना, एक ही स्पीशी की बात करना। अगर माइग्रेशन में बोल रही थी चूहे की, तो चूहे की बात करना, चूहे की बर्ड के साथ कंपेयर मत कर देना, ठीक है। यस। अगर हम इंडिया में ही देख ले तो कितने सारे इंडियंस हैं जो कनाडा गए हैं, है ना। तो कनाडा में इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, पहले कनाडा में सिर्फ कैनेडियंस रहते थे, लेकिन अब इंडियंस वहां चले गए, तो उनकी भी तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ना, हमारे जीन उनसे तो थोड़े डिफरेंट है, तो वहां पे भी हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, वो डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन का ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हम बोले यहाँ पर अब बहुत फॉरनर्स आके रहने लग गए, तो हमारा भी तो एक तरह से जीन माइग्रेशन हो गया ना, बाहर से लोग हमारे यहाँ पे आने लग गए, तो हमारा भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। समझ आई? यस मैम। ये मैम। अगर जीन माइग्रेशन ये होता है देन व्हाट इज अ जीन फ्लो?
अगर आप जीन माइग्रेशन को कॉन्टिन्यूस रखो तब आप उसको बोलेंगे जीन फ्लो। जैसे मान लो, बहुत बेसिक एग्जांपल है कि इंडिया से लेट्स से 2020 में 1000 लोग चले गए कनाडा, फुल चले गए एक बार। लेकिन मैंने देखा कि 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी जा रहे हैं, 2024 में भी जा रहे हैं। तो ये जीन माइग्रेशन तो कॉन्टिन्यूस है ना, जा ही जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं। तो मैं अगर कॉन्टिन्यूस जीन माइग्रेशन होगा तो मैं उसको कह दूंगी फ्लो है, कि जीन का फ्लो होने लग गया है। ठीक है, जीन फ्लो एक बड़ी टर्म है, जीन माइग्रेशन छोटी टर्म है। क्लियर? यस Yeah, ma'am. नेक्स्ट। तो बता सकते हो मुझे जीन माइग्रेशन और जी फ्लो का फर्क? एनीवन? हाँ बेटा बोल। माइग्रेशन ऑफ वन स्पीशीज टू डिफरेंट एरिया, इसकी वजह से इवोल्यूशन होती है। और जीन फ्लो उसको बोलते हैं जब जीन माइग्रेशन कॉन्टिन्यूसली हो। हाँ, इट इज लाइक एयर एंड विंड, होती तो दोनों हवा ही है ना। तो एयर अगर लगातार फ्लो करती रहे तो फ्लोइंग एयर को हम बुलाते हैं विंड, है ना, ऐसी होती है। उसी तरीके से जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो है। क्लियर है सबको इतनी बात? यस Yeah, ma'am. मैंने तुम्हें 2 प्रेजेंटेशन करानी थी, 2 प्रेजेंटेशन हुई। बताओ किसी को कोई डाउट? जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी। जेनेटिक ड्रिफ्ट बता दूं?